आलोक शर्मा जी, चुनौतियां बहुत है, लेकिन ये इसमें एक साथ मिलकर चलना होगा। गद्दार कह देने से थोड़ी उसका हल निकल जाएगा। चुनौतियां हैं ही कहाँ, बीजेपी तो मानने को ही तैयार नहीं है। मोदी जी तो मेलोडी खेल रहे हैं, फिर चुनौतियां कहाँ हैं? मैं समझता हूं कि देश प्रेमी वो व्यक्ति होता है जो संकट के समय में अपने देश को संभालता है। देश प्रेमी वो व्यक्ति होता है जो एप्स्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर को बाहर करता है। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है देश के सामने। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो चुनाव नहीं खेलता रहता है। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो हिंदू मुसलमान नहीं करता है। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं करता। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो यूएस से ऐसी ट्रेड डील करे जिससे पूरी तरह से किसान हमारा बर्बाद हो जाए। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो नीट के पेपर लगातार 3 साल से आउट हो रहे हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है, लेकिन मेलोडी खेल रहे हैं वो। मुझे लगता है कि देश प्रेम और देश भक्ति में क्या फर्क है बीजेपी वालों को पता ही नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ तो इनके संस्कार वही रहे हैं मुखबरी के, तो इनको देशभक्ति क्या होती है वो नहीं पता है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो जिनको जितने नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हैं उनको सबको मुख्यमंत्री मंत्री सब बना देते हैं, फिर इनकी देश प्रेम कहां चली जाती है? ट्रंप के कहने से रशिया से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, ट्रंप के कहने से फिर शुरू कर देते हैं। 6 साल अपने देश की जनगणना नहीं कराते हैं और उसके बाद भी आप कहें कि साहब वो तो देश प्रेमी हैं। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सबका रेल बना रखा है, सबको जेब में रख रखा है। लोकतंत्र की हत्या हो रखी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या कर रहा है पूरा देश देख रहा है। तो मुझे लगता है कि देश प्रेमी और देशभक्त इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। जवाब अंजना जी, देखिए देश की जनता कांग्रेस पार्टी को गद्दार समझती है, तभी 99 चुनाव तक राहुल गांधी को विपक्ष में बैठाई है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो पाकिस्तान के हाफिज सईद जिसको इंडोर्स करते हैं। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने सीआईए से पैसा लिया है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने जाकर 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसको पाकिस्तान के अंदर सब बैक करते हैं। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने 70 सालों तक देश को गरीब रखा। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहती है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसके राहुल गांधी विदेश में क्या टूरिज्म, किस लड़की से मिलते हैं, क्या टूरिज्म करने जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसी को नहीं पता। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जो जॉर्ज सोरोस के एजेंट को भारत तोड़ो यात्रा में अपने साथ में बैठाती है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जो 66 करोड़ अपने खर्च पे करती है। राहुल गांधी हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाते हैं जिसमें 11 करोड़ की इनकम है, 40 करोड़ का ये है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसके अंदर परिवार फर्स्ट की बात होती है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने देश में इमरजेंसी लागू करी। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसके कारण देश इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर गया। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने 12% इंफ्लेशन दिया। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भी पाकिस्तान के सामने आंख उठाकर नहीं देखा। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने चीन के साथ में सीक्रेट डील करी जिसके बारे में अभी तक नहीं बताया। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि वो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है और भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री, क्योंकि कांग्रेस का परिवार 99 चुनाव से विपक्ष में बैठा है, उसको गद्दार कहती है। 99 चुनाव देश की जनता ने हराए, आगे 99 और हराएगी। और ये तो इंडियन स्टेट के खिलाफ है। कहते हैं चुनाव की क्या जरूरत है, चुनाव ये इनकी मंशा सोचिए। भारत के लोकतंत्र की नींव पे हमला करना चाहते हैं क्योंकि ये परिवार सत्ता पे नहीं बैठा है, इसीलिए डेंजरस है। डेंजरस के साथ में ये हानिकारक है और इविल है ये देश के लोग। इकोनॉमी पे आइए ना, देश के लिए लोग उत्तर दे देता हूं। इन्हीं के एक पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा में भी रहे, वो कह रहे हैं कि मोदी जी सीआई के एजेंट हैं। झूठ, एक शब्द नहीं बोलते हैं ये लोग, झूठ बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी आप असली सीआई से पैसा लिया है, वापस मैं बीच में नहीं बोला। मैं प्रधानमंत्री बिल्कुल बोलूंगा यार, मछली बाजार मत बनाओ यार, झूठ नहीं बोलेंगे। पूरे देश का मछली बाजार बना दिया आप लोग। समझे, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी को आप शांत रहिए। आलोक जी, आपके टाइम पे आप जवाब दीजिए। असली गद्दार आप लोग हैं। आप लोग अपने समय के रात तक गद्दारी करते हैं, ठीक है। आज तक आप हम सीआईए के एजेंट हैं, हम ये हैं, एक आदमी को जेल नहीं भेज पाए, इतने कमजोर हो गए ऊपर से नीचे से बेल पे भार यार, फिर बीच में मत बोलो भाई। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था 2018 में बननी थी, बनी 24। उसके बाद 24 से भी वो अब 27 आते आते 26 आते आते चौथे नंबर से छठे पे पहुंच गए। उस पर बात नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट चाइना से लगातार लगभग 9 गुना बढ़ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार घाटे में चल रहा है। हम देशद्रोही थे, हम गद्दार थे, हम 56 रुपए में पेट्रोल डीजल दे रहे थे, आज ये सैकड़ा पार करके जा रहा है। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दुर्भाग्य यह है कि विदेश नीति को अपनी मित्र नीति बना दिया। विदेश नीति को इन्होंने पूरी तरह से अपनी छवि कैसे चमकाई जाए उस नीति पे कन्वर्ट कर दिया। अर्थनीति का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। और दिक्कत यह है, जितनी योजनाएं चलाई, वो नोटबंदी हो, जनधन हो, पीएम इंटर्नशिप हो, मुद्रा लोन हो, मेक इन इंडिया हो, सब बड़े बड़े व्यापारियों के लिए थी, उसका जनता को कोई फायदा नहीं हुआ।
2017 से लेकर आज तक एक भी मीट्रिक टन स्टोरेज पेट्रोल और डीजल की नहीं बढ़ाई, एक रिफाइनरी नहीं बनाई। एक का उद्घाटन करने जा रहे थे, उसमें भी आग लग गई, और उसके बाद कहते हैं कि मैं तो साहब बहुत काम कर रहा हूं। 2 लाख करोड़ विनिवेश हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट पिछले 2 महीने में। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लोग आज कह रहे हैं कि हमारा फीस कैसे जाएगी बच्चों की। ये केवल महंगाई तक सीमित नहीं, अंजना जी, केवल महंगाई तक सीमित नहीं है मामला। इसको चिल्लाने से या कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिन कहीं भूखमरी की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे। आज 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, अरे भाई चिताएंगे हम। ये इनकी मंशा है। देश के प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले यही बोला है, जो मैंने बोला। देश के प्रधानमंत्री ने बोला 4 दिन नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह की खाद्यान्न की समस्या है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मानना ही नहीं चाहते हैं। शतक लगने वाला है, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूं, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। दुर्भाग्य यह है कि आप वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं। क्या किसी ने कोई एनालिसिस किया? 1 से 2% लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसके अलावा कर ही नहीं सकते। क्या ड्राइवर करेंगे? क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर करेंगे? क्या एग्रीकल्चर फार्मर करेगा? मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। 1978 में सीए से पैसा लेने वाली एक गद्दार कांग्रेस, इकोनॉमी गद्दार कांग्रेस हमको 70 सालों में 70 सालों में अरे पकोड़े करने वाले भी बिलियनर्स बन जाते हैं। जाके पढ़ो, ये बीच में मत बोलो। देखिए अंजना जी, बताओ ना एक व्यक्ति को बता दो कि जिसको, अरे भैया सुनो, सबसे ज्यादा 50% लोग देश का 70 सालों में जब देश आजाद हुआ था, देश की अर्थव्यवस्था चाइना से ऊपर थी। नेहरू, इंदिरा, राजीव ने जाकर ऐसा बंटाधार कर दिया कि देश में 15% महंगाई कर दी। नेहरू, राजीव, इंदिरा, मनमोहन, सोनिया ने ऐसा बंटाधार कर दिया कि देश में 15% इन्फ्लेशन कर दिया। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा इनको घबराहट है कि देश में नेपाल जैसे हालात क्यों नहीं हो रहे। ये चाहते हैं कि देश का आपका अहंकार आपको ऐसा ले डूबेगा। 99 चुनाव बनाए, देश की जनता आपको 199 चुनाव बनाएगी। अरे जलन क्यों हो रही है कि इटली के साथ डील हो रही है? राहुल जाके जॉर्ज सोरोस करे, ये दिक्कत है। राहुल जॉर्ज सोरोस करे, दिक्कत ये है। आप भी खा लो एक मेलोडी, क्या पता आपका भला हो जाए। जलन पूरे देश को, आप भी खा लो एक मेलोडी, क्या पता आपका भला हो जाए। जलन तो इतना क्यों जलते हो? प्रधानमंत्री जी को 32 ग्लोबल ऑनर मिले, नेहरू, राजीव को 0 मिले, इसलिए दिक्कत है ना। जलन तो स्वाभाविक होगा, विपक्ष में बैठे हैं तो जलन होने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए आज भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो प्रश्न उठाया जा रहा है, अंजना जी, मैं तो बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखता हूं और रखना भी चाहिए। जो प्रश्न पर जो प्रश्न नहीं सुन लीजिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है उसका जवाब जो है ना, एक राजनीतिक विरोध के माध्यम से नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और तथ्यों के माध्यम से दिए जाने की आवश्यकता है। और आज जो पूरी दुनिया जिस स्थिति में है, एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सबको पता है कि कोविड की महामारी हो या वैश्विक जैसे युद्ध की स्थिति अभी जो बनी हुई है, या सप्लाई चेन संकट है, या आर्थिक अस्थिरता है, इन सब ने यह चीज तो साबित कर दिया है कि जो देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, वैसे देश संकट के समय ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इस विपरीत परिस्थिति में भी भारत अस्थिरता, विश्वास और विकास तीनों को बनाए रखा है। और उसका पूरा श्रेय मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बता उसमें भी आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी, प्रधानमंत्री जी के आप लोग के बारे में नहीं बोला, बोलने दीजिए फिर बोल दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। यही भारत 2014 से पहले, आलोक जी आप भी बहुत विद्वान हैं, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था। सारे अर्थशास्त्री बैठो, आप बोलने दीजिए ना, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था। फ्रेजाइल 5 आज वही भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यही भारत ग्रोथ इंजन जो है के रूप में, जैसे वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। और यह सब अचानक से नहीं हुआ, यह प्रधानमंत्री जी की जो है दूरदृष्टा, सशक्त नीति और ईमानदारी के कारण जैसे यह सब संभव पाया। यही भारत उपभोक्ता के रूप में जाना जाता था, यही भारत सप्लायर के रूप में जाना जाता है। यही अर्थव्यवस्था को आप लोगों ने फाइल में बंद करके रखा था, और यही अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता से जोड़ने का काम किया है। चुनौतियां हैं, प्रधानमंत्री चुनौतियों को मानते हैं,
हैं, लेकिन आपके तरफ प्रधानमंत्री जी चुनौती पे राजनीति नहीं करते हैं, चुनौती पे समाधान करने की कोशिश करते हैं। यही हम में और आप में अंतर है। आप चुनौतियों पे राजनीति करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी चुनौती पे समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जान लीजिए, मैं तो विश्वास के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश जो है सो सेफ है। आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोग अदरगल बातें करते रहिए। आज आप आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उपलब्धियां गिना रहे हैं। पहले भारत जो कहता था संभावना के लिए जाना जाता था भारत, आज भारत उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, माधव जी में भी जोश आ गया और आप भी शालीनता छोड़ गए। अश्विनी जी अभी तक नहीं बोल पाए। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के उसके बाद 5 किलो राशन क्यों दे रहे हो भाई? आपने 13वें नंबर पे, उसके बाद 5 किलो राशन क्यों दे रहे हो भाई? और इटली के साथ जिस उसके मेलोडी बाद से दिक्कत 5 है, किलो राशन 20 बिलियन डॉलर का ट्रेड पहुंचने वाला है। अब मेलोडी करेंगे, अब सोरोस करो, अब सोरोस करो, हम मेलोडी करके 20 बिलियन डॉलर का पहुंचाएंगे। पूरे देश को इलेक्ट्रिफाई कराए जो 70 सालों में आप नहीं कर पाए। शर्म आनी चाहिए। अश्विनी जी, सब कांग्रेस अश्विनी जी, अश्विनी जी, इलेक्ट्रिफिकेशन के आंकड़ों पे आते 20 अरे सुनिए ना भाई, इलेक्ट्रिफिकेशन कांग्रेस ने 70 सालों में किया। सुनो ना, हर घर तक खत्म नहीं किया। ये सच्चाई की बात है। आपने कहा हमने 13,500 करोड़ों को इलेक्ट्रीफाई किया 12 साल में। मैंने बोला ही नहीं सर, मैंने बोला मोदी जी हर ने घर कहा, तक का है, मोदी हर जी घर ने तक का लाल है। किले से कहा, सुनिए हर घर तक हमने अरे सुनो ना भाई, चाहिए। 7 लाख गांव थे इसमें, हमने 12,500 गांव को 1 साल में दिया। झूठ। आप फिर झूठ। अरे कैलकुलेट कर लो ना, आपने जितने अरे गांव को कैलकुलेट कर लो भाई, हमने 11 साल में कैलकुलेट कर लो। मैं कैलकुलेट कर पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल कैलकुलेट कर लो। शांति से बैठ के कैलकुलेट कर लो। बिल्कुल दो तीन बड़ी चीजें। एक सेकेंड, अरे चुप हो जाइए आप लोग, चुप हो जाइए। अश्विनी जी, 3 बातें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। चैलेंज तो है, इससे कोई इनकार करे आंखें बंद कर ले, ये उसका शौक है। कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत अगर ऐसे बढ़ रही है तो असर उसका दिखेगा ही, माल ढुलाई और फिर कैस्केडिंग इफेक्ट। दूसरा, रुपया लगातार डॉलर के सामने गिर रहा है। अब ऐसे में भारत के सामने क्या स्थिति है, क्या रोड मैप है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस राजनीति से बाहर आना चाहिए। ये राष्ट्रीय संकट है और अंतर्राष्ट्रीय संकट है, और इस प्रकार की मैं अभी सुन रहा था, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बातें हो रही हैं। ये जो वर्तमान स्थिति है, अगर मान लिया मोदी जी ये कह रहे हैं कि देश में ऑयल की कंजम्पशन कम करनी चाहिए, विदेश यात्राओं को रोकना चाहिए, सोने की खरीद कम करनी चाहिए, चुनाव के बाद याद आया मोदी जी को? बीच में मत बोलिए। पहले चुनाव खेल रहे थे, अब विश्व वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दो। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करोगे? हाँ है ना, वन नेशन यही एक्सपोज हो गए। लाइए ना, नहीं करो, चलो राहुल गांधी से समर्थन करा दो, 24 घंटे में करा दो समर्थन। अरे नहीं है, 12 साल से नहीं, इनको गुम हो जाएंगे। 12 साल आज तक बिल्कुल कांग्रेस ने ऑफिशियली जाके कहिए, राहुल से कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियली ट्वीट करवाइए कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन करो। ये सच्चाई है, यही झूठ मत बोलिए, यही है। करेगा अरे भैया, सर्वसम्मति से इलेक्शन क्या बात करें? अपनी तेलंगाना कर्नाटक ऑलरेडी सबमिट हो गई है।